हाय दोस्तों। तो हम चलते हैं आज की क्लास में पाचन तंत्र में उसके आगे उसके जो टॉपिक्स हैं उसके बाद हम आगे देखते हैं। और इसके बाद आगे जाने से पहले हम सबसे पहले उस सारी बातों पर एक नज़र डालते हैं और थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग पढ़ रखा था। तो हम लोग क्या उसमें पढ़ रखा था, उसमें हम लोग पढ़ रखा था कि वैसे सिस्टम होता क्या है, ये सब पढ़ लिए थे। और ये पढ़ रहा था कि हमारा जो बड़े भाग से जो मोटा भाग था, जटिल भाग से इजी फूड में जो खाना कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ से इजी फूड में जो कन्वर्ट होता है, तो इस कन्वर्ट होने के बाद जो पाचन की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, तो यहीं से हमारे जो सेल्स हैं इसे प्राप्त करती हैं, अतः हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ तो हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद इसमें कौन सी बात थी, अब कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें अगला जो बात है, जैसे कि क्या थोड़ा देखना होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कि जब खाना जब छोटे भाग में आता है, छोटे मोलिक्यूल में आता है, मतलब सरल जब भोजन मिलता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ये तो ठीक है, यहाँ तक काम खत्म था। और हमारे खाना को पचाने की प्रक्रिया में कौन से सहायक होते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में पढ़ रखा था, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये भी सब हो रखा था। और ये भी हुआ कि इस एंजाइम्स को बनाने में किनका हाथ होता है। जैसे यहाँ से इजी फूड में जो कन्वर्ट होता है, तो इस कन्वर्ट होने के बाद जो पाचन की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, तो यहीं से हमारे जो सेल्स हैं इसे प्राप्त करती हैं, अतः हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ तो हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद इसमें कौन सी बात थी, अब कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें अगला जो बात है, जैसे कि क्या थोड़ा देखना होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कि जब खाना जब छोटे भाग में आता है, छोटे मोलिक्यूल में आता है, मतलब सरल जब भोजन मिलता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ये तो ठीक है, यहाँ तक काम खत्म था। और हमारे खाना को पचाने की प्रक्रिया में कौन से सहायक होते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में पढ़ रखा था, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये भी सब हो रखा था। और ये भी हुआ कि इस एंजाइम्स को बनाने में किनका हाथ होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वही सारी ग्रंथियाँ, उनका अहम मतलब भूमिका होती है इसमें। तो हमने ये सब पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या ऐसी खास बात है। इसमें और एक बात होती है, जैसे हम ये भी जानते हैं कि ये छोटा भाग है, इस हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि इनका डाइजेशन होता है। और एक बात और आती है, जैसे मान लेते हैं हम क्या खाते हैं, इस खाने में हम लोग खाते हैं विटामिन, फिर उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं, और मिनरल भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। विटामिन, पानी और मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं। तो बात ये भी हो सकती है, क्या इन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। और बात यहाँ आती है कि हमने ये कहा था कि जिन चीज़ों का डाइजेशन होता है उनसे तो एनर्जी मिलती है, लेकिन हम पानी पीते हैं तो क्या इसका डाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। न मिनरल से होती है, न विटामिन की डाइजेशन होती है। तो हम आखिर इस बात पर कैसे पहुँचे कि इनसे क्या मिलती है। जैसे मान लेते हैं, अब सीधी बात पर पहुँचते हैं कि जो विटामिन होता है, तो विटामिन हो या पानी हो या कोई भी मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनसे हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो आखिर कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर इसका तो काम क्या होता है, पानी का काम क्या है, जो विटामिन है इनके क्या काम होते हैं। तो हमारे शरीर में हम जानते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, कितने तरह के विटामिन पाए जाते हैं। यदि हमारे शरीर में अगर विटामिन की कमी होती है, अगर हम विटामिन कोई लेते हैं, तो उन चीज़ से क्या होती है, उस चीज़ की क्षतिपूर्ति हो जाती है। जैसे मान लेते हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, ए की चाहे जो भी हो, सी, डी, तो इनकी कमी होती है, तो हम अगर विटामिन का प्रयोग करते हैं, विटामिन लेते हैं, तो इन चीज़ों की मात्रा क्षतिपूर्ति होती है। अगर मान लेते हैं हमारी आँख खराब है, या हमारी स्किन जो होता है जो थोड़ा सा रूखे सूखे हो गए हैं, चाहे अनेक प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें मतलब क्या, अगर ए की कमी है, जैसे कि हमारा आँख जो खराब होता है, तो इसका ए का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे शरीर में कुछ सूखापन हो रहा हो, झुर्रियाँ पड़ रही हो, उसमें हम सी का प्रयोग करते हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है।
तो उसी प्रकार जो विटामिन जो होते हैं ना, हमारे शरीर में किसी भी तरह की एनर्जी का प्राप्त इनसे नहीं होती है। ये केवल क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में विटामिन की कमी को पूर्ति करते हैं अगर इसे लिया जाए। इसी प्रकार पानी है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है प्योर पानी से बना हुआ है, अधिकांशतः परसेंट जो होता है। तो उसमें अगर शरीर में अगर पानी की अगर पूर्ति न किया जाए, ढंग से उसको टाइम पर पानी न दिया जाए, तो हमारे जो मशीन है हमारे सब काम कर जाएगी, जहुआ जाएगी। जहुआ जाएगी तो ये पानी के बिना ये शरीर में अनेक एक से एक ऑर्गन्स है, उनकी खराबी होने शुरू कर देगा। जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो इसमें हमारे शरीर में कुछ कमियां होती है, इसलिए उसको पूर्ति की जाती है, उसकी पूर्ति होती है, लेकिन इससे किसी भी तरह की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, चाहे जो भी होती वो होती है, मतलब मिनरल्स में अगर कमी है, कैल्शियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम कुछ भी होता है, तो उसमें अगर कमी होती है तो इस चीज़ को लेने से हमें उसकी पूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति होती है, न कि हमें किसी प्रकार की एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी मिलती है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, शर्करा, प्रोटीन और जो वसा होते हैं, उन चीज़ों को खाने से ही हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है और हमारा शरीर जो है कार्य करने की क्षमता में होता है। तो हमने यहाँ तक को बात पढ़ा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब डाइजेशन की प्रक्रिया तो खत्म हो ही जाती है यहाँ तक। अच्छा, तो ये भी काम हो गया। अब हमारी एक आती है समय, जो हम खाने का जो स्टेज होता है, वो खाना का जो स्टेज होता है वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो हम उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं और देखते हैं कि खाना किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो होता है स्टेज ऑफ जो फूड होता है, स्टेज ऑफ फूड मतलब खाना किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इस अवस्था में जो सबसे अवस्था है वो होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। इसका मतलब होता है अंतर ग्रहण। इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में ये होता है कि जब कोई खाना खाते हैं, खाना के रूप में कुछ भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, थोड़ा सलाद ले लिए, थोड़ा चटनी मार लिए, कुछ भी मारते हैं, तो कुछ भी अगर लेते हैं तो उस खाने को हम जब माउथ में जब लेते हैं, जब माउथ में यूं ही ठूसते हैं या खाते हैं, तो उस खाने को मुंह में डालने की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारे भोजन के रूप में आती है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। मतलब मुंह में खाने की जो प्रक्रिया होती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है हमारा डाइजेशन। क्या आता है? डाइजेशन मतलब पाचन। तो पाचन की प्रक्रिया कब होती है? अब कोई खाना हम जब खा लेते हैं, तो खाना जब खा लिए मुख में, तो खाने के बाद तो हमारा मुख से ही खाना का पाचन शुरू हो जाता है और छोटी आंत तक जाते जाते, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो खाना पच जाता है। तो वहाँ पर जो पहुँचता है खाना, यानी पूर्ण रूप से पचा हुआ हो जाता है। उसके बाद जो है अपना जो वेस्ट फूड के रूप में अलग हो जाता है, और जो इजी फूड होता है मतलब सरल भोजन, जो उस जो मोटे अनाज से जब मशीन जब उसको पूरा चलाती है, तो चलाने के बाद जो है जो मोटा जो भाग होता है, मतलब जो छिलका वाला, वो अलग हो जाता है, और जो मेन जो है हमारा शरीर के जो मतलब यूजफुल होता है, लाभदायक होता है, वो अलग हो जाता है। तो वहाँ पर यानी डाइजेशन की प्रक्रिया खत्म होती है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। अब तीसरा का में आते हैं थोड़ा सा। तीसरा में क्या है? तीसरा में है एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवशोषण। अब इसका क्या होता है भाई? ये होता है कहाँ पर? लिख ही देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं, एक नज़र। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है? जब हम कोई खाना खाए, खाना भी पच गया, पचने के बाद जो वेस्ट फूड हो गया वो अलग हो गया, और जो इजी फूड हो गया वो अलग हो गया। तो उस इजी फूड को यहाँ पर क्या होता है? जो इजी फूड होता है, जो हमारा जो मेरे शरीर के लिए जो ऊर्जा का काम करता है, वही चीज़ यहाँ पर अलग हो जाता है। माने उस दौरान ई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत में ये वाला जो मोटका खानवा है, हाई वाला जो मेही का खानवा है,
सॉल्व होने वाला, जिससे एनर्जी प्राप्त होती है। तो ई वाला अलग हो जाता है और ई वाला अलग हो जाता है, यानी हमारी जो शरीर के अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसे अपना काम पूरा कर लिया, इसे अवशोषण कर लिया। मतलब इस पदार्थ को जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो क्या बोलते हैं, जो वेस्ट पदार्थ है, जो वेस्ट फूड है, वो अलग हो गया, और जो मेन जो पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्राप्त देगा वो अलग हो गया। तो यहीं पर ये अवशोषण का काम करता है और इसकी प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 के बाद हमारी आती है प्रक्रिया नंबर 4 में। कौन आता है भैया? वो आता है एसिमिलेशन। कौन आता है? एसिमिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। हमारा ये जो वेस्ट फूड है ये अलग हो गया, इजी फूड है ये अलग हो गया। अब क्या होता है कि हमारे जो सेल्स में हमारे जो बॉडी में जो ये रक्त की जो सब ऐसी है, जो नली है, इस रक्त में ये जो इजी फूड है ना, ये जो आसान जो भोजन है, जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ये वाला क्या करेगा कि अब इस खून में घुलना शुरू हो जाएगा। जब खून में घुलना शुरू हो जाएगा तो खून के माध्यम से हमारे शरीर के पूरे बॉडी तक वो पहुँचता है, क्योंकि एक खून ही, एक ब्लड ही ऐसा माध्यम है, एक ब्लड ही ऐसा मीडियम है जो हमारे जो इस जो भोजन को, इस इजी फूड को पूरे शरीर के पार्ट्स तक पहुंचाता है। और हाँ, जिस पार्ट को उस एनर्जी की प्राप्ति होती है, और लगभग सबको प्राप्ति मतलब चाहिए होता है, तो यही जो ब्लड है ये इस एनर्जी को लेकर के जाएगा और पूरे शरीर के पार्ट्स तक उसको पहुंचाएगा। तो पूरे शरीर के पार्ट्स तक पहुंचाना, यही क्या कहलाता है? एस्टिमुलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। तो इसकी प्रक्रिया भी समाप्त होती है। अब एक है कौन सा? एक है इजेशन। इजेशन, और इसका एक और नाम है एक्सक्रेशन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अब ये क्या होता है? अब जब सब काम हो ही गया, जो मेन हमारे अंदर काम था बॉडी वाला, मतलब एनर्जी वाला, वो मिल ही गया, हाई वाला अलग हो ही गया जिसका काम नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, और हम क्या करते हैं, सारी दुनिया करती है, सुबह को समय और शाम के समय अपने एक रास्ता होता है, उसका एक अलग रास्ता होता है, उस रास्ते को धर करके उसे क्या करते हैं कि सुबह में बाहर निकाल देते हैं। तो वेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, इजेशन कहलाता है, या एक्सक्रेशन कहलाता है। तो इसकी प्रक्रिया ये समाप्त होती है यहीं पर, मतलब इन अवस्थाओं से होकर के हमारा जो डाइजेशन की प्रक्रिया ये पूर्ण होती है। अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, और ये बढ़ते हैं कि हमारा जो भोजन है, हम जो खाते पीते हैं, अब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। जितने अंग हमारा इसमें आते हैं उन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन कौन अंग आते हैं अब देखते हैं, थोड़ी सा सब्र करें। अब इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? अब सबसे पहले क्या आता है, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम खाना खाते हैं, तो खाने से लेकर के अब पूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, और कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से हमारे शरीर के अंग हैं, और वहाँ पर कौन कौन सी जो ग्लैंड है जो हमारे इस खाने को पचाने में सहायता करती है। और इसको जानने के बाद हम जानेंगे कि कौन से ऑर्गन है जो उसको पचाने में सहायता करते हैं, और किस ऑर्गन में वो जो एंजाइम्स पाए जाते हैं या जूस पाए जाते हैं, उस चीज़ को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसकी पहले शुरुआत करते हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कौन कौन से क्या कहते हैं ऑर्गन्स हैं। इसमें दो को पाई जाती है। एक होती है हमारे मुख में पाचन की प्रक्रिया में शुरुआत होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम लोग आहार नाल भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार नाल। और एक दूसरा होती है जो इसमें सहायता करता है। एक तो ये है मुख्य जो है एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नाल के माध्यम से हमारा खाना अंदर जाएगा, और एक ग्रंथियाँ पाई जाती है। वही ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड, वही ग्रंथियाँ है जो हमारे खाना को पचाने की प्रक्रिया में तेजी प्रदान करता है, जिसके बिना ये खाना पच ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी ग्लैंड है जो
क्या छोड़ता है, या जूस बनाता है या एंजाइम्स बनाता है। उसी एंजाइम्स जूस के चलते खाने के जो खाना होता है उसका पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका अहम योगदान है और इसका अहम योगदान है, इन दोनों का आना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, इसके बाद आइए हम लोग हिंदी में थोड़ा इसको लिख देते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां। आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। तो ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये है एलिमेंट्री कैनाल। तो अब देखते हैं कि एलिमेंट्री जो कैनाल है, जो हम लोग जहाँ से खाना खाते हैं, तो खाना खाने से लेकर के और जहाँ तक इसकी पूर्ण प्रक्रिया चलती है वहाँ तक इसकी लंबाई लगभग 32 से लेकर के करीब 36 फीट के करीब में आता है इसकी लंबाई। मतलब मुख से लेकर के और पूर्ण रूप से एनस के भाग तक इसको हम मान सकते हैं। तो इतना फीट तक इसकी लंबाई आती है। ये ग्लैंड है इसमें सहायता करती है। ठीक है, अब एक बात और है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कहाँ से, मुख से ही शुरू होती है ना, क्योंकि जो खाना खाते हैं तो मुख से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले का, अब इसमें पहले का जो टॉपिक आएगा और पूर्ण रूप से हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे और सारे जितने सारे ऑर्गन्स हैं उनका नाम लेते जाएंगे, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है ये जानेंगे, और तब नेक्स्ट क्लास में इन सब का अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले का है कौन सा, मुख मतलब माउथ। ये पहले का भाग है माउथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो खाना होता है ना, तो खाने का शुरुआत यहीं से होती है। तो इसको हम लिखें स्टार्टेड फूड, मतलब इट इज स्टार्टेड बाई माउथ। इसको फूड ही स्टार्ट करते हैं ना, सॉरी इट्स नहीं, यहाँ से लिखेंगे क्या, यहीं से ना, मतलब हमारे खाने की शुरुआत होती है। फूड इज स्टार्टेड यहीं से शुरुआत होती है खाना की। अच्छा, एक बात है, तो यहाँ से शुरुआत होती है खाने की प्रक्रिया। अच्छा, शुरुआत होती है। अब एक बात है, इस मुख में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। इस मुख में पाए जाते हैं, सबसे जो पहले का स्थान पे है वो है एगो टोंग है, जीभ होती है, एक होती है क्या, टीथ, माने एक का माने बहुत सारा, और एक होती है सलाइवरी ग्लैंड। ये हमारे मुख में पाया जाता है, इसको बोलते हैं लारीय ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लारीय ग्रंथि। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमारे मुख में क्या है, जो खाना खाए तो ये मुंह खाया, इसमें दांत है, जीभ है, जो खाना को हेपाटिस पूरा ढकेलता है। अगर हेने पूरा हुआ तो हेपाटिस ठेल देंगे, फिर यहाँ से हेपाटिस ठेल देंगे। तो ये तो काम प्रक्रिया चलता है। दांत का अहम इसमें योगदान है। और दांत नहीं रहेगा तो मशीनियाँ उसको कैसे पीसेगी। मैं तो यही है ना, जो चक्का मशीन चलती है तो ये जांत का काम करता है। ये मेरा दांत है। और जीभ है, इसको उलट पलट करके उसको पूरा लपेटता है। और एक है ई वाला सलाइवरी ग्लैंड, जो लारीय ग्रंथि होती है, इसको खाने को क्या करता है, इसको पूरा मिलाने का काम करता है। पूरा उसको चिपचिपा बना करके उसको मस्त उसको बनाता है ताकि हम घोट सके। तो ये है सलाइवरी ग्लैंड, ये टोंग है, ये टीथ है, ये लारीय ग्रंथि है सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन इसमें एक बात है कि ई जो है ना लारीय ग्रंथि, इसका बहुत ही योगदान है पाचन की प्रक्रिया में। बहुत मस्त इसका यूज है। ये ऐसा ग्रंथि है जो हमारे शरीर के डेली लाइफ में आने वाला काम है। भले ही लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ये जो ग्रंथियाँ है लारीय ग्रंथि कितना महत्वपूर्ण होती है, लोग इसको पता नहीं होता है। अगर लार हमारे हाथ में अगर आ जाए कहीं भी तो लोग उसे घृणा करते हैं। लेकिन एक ऐसा लार है जो लोग इस बात के बारे में जानते नहीं है, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। इसमें क्या करना होता है, यदि मान लेते हैं, एक बात मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हट के टॉपिक से। एक बात है, यदि आपके चेहरे पर यदि किसी प्रकार का दाग लग गया हो, छाही प्रकार का हो गया हो, या किसी प्रकार का अगर दाग है काला टाइप पर, तो उस यदि दाग पे आप इस लार को मुंह से निकाल करके उस लगाओ, कुछ दिन तक लगाओ इसे, शाम को या सुबह को। और इतना ही नहीं, उस लार को यदि आप सुबह उठ करके बासी मुँह उस लार को मुंह में पानी डाल करके और पूरा खौला करके आप घोट जाओ, ये ऐसा काम करो सुबह पर डे बिना कुछ खाए पिए खाली पेटे, तो आपका ये गारंटी है, ये चैलेंज है
कि आपका वो दाग जो है, जो छाई है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये सिद्ध किया हुआ चीज़ है। मैं कोई बातें बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया हूँ और किसी पर करवाया भी हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। ये जो लार ग्रंथियाँ है ना, ये बहुत ही हमारे लिए क्या है, एक इसको हम बोल सकते हैं स्वर्ण पर सुहागा है, लेकिन लोग इस बात को जानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है, इसमें भी अपवाद है। ये लार उन लोगों के काम करेंगे जिनके पास कोई क्या बोलते हैं, कोई नासा पता ही नहीं हो, जिसका खून बार बार मतलब थूक जो होता है, जो लार है बार बार इसको फेंकते नहीं है, बार बार जो खनी खाते हैं तो उनकी लार हमेशा निकलती रहती है, ये उनके लिए नहीं है। और कुछ भी अगर नासा पता, जैसे कि हमारा लार जो लोग गुटखा खाते हैं, तो उनके लिए भी काम नहीं करेगा। ये लार उनका काम करेगा जिनका लार हमेशा बच के रहता हो। तो वो व्यक्ति अगर आजमाना चाहे, अगर ऐसी समस्याएं हैं, तो ये काम कर सकता है। अगर लार लगाने का मन नहीं हो चेहरे पर, तो आप इस लार को क्या करें, सुबह उठ करके बासी मुँह में पानी पिए, करीब 2 गिलास, पूरा मुंह खंगार करके, आपको 2 महीने के बाद ये दाग खत्म हो जाने वाला है। चैलेंज। तो एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया। इस टॉपिक के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है क्या, अब है हमारा फूड पाइप। कौन पाइप है, फूड पाइप। ये दूसरा का स्थान पे फूड पाइप है। इसको हम लोग बोलते हैं भोजन नलिका, भोजन नलिका। ठीक है, तो पता है कि भोजन जब यहाँ से मिला ही लिए पूरा बढ़िया से, तो अंदर जब ढकेलने की प्रक्रिया होती है तो आराम से इसी पाइप से जाती है, तो अंदर घुस गया। तो मुख में जो मेन बात था वो बता दिया कौन कौन है। और इस पाइप में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है, ये केवल बस यहाँ पर डाल के इसको खाली ढकेल दो, बस वो चल जाएगा। अब तीसरका में आती है कौन, तीसरका में आता है हमारा स्टमक, पेट, आमाशय। बस ज़्यादा नाम क्या देना है। पेट थोड़ा अच्छा नहीं होता है, हालांकि कोई बात नहीं है, पेट होता है। ये स्टमक है। तो स्टमक में कौन सी ग्लैंड है जो खाना को पचाती है। इसमें पेट में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि जो होती है हमारे पेट में होती है, वो खाने को पचाने के काम में सहायता प्रदान करती है। तो ये इसमें खास कुछ नहीं है, केवल मैं नाम दे रहा हूँ कि कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से ग्लैंड हैं जो खाने को पचाने में क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हो गया तीसरा हमारा। चौथा अब हमारा आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम है छोटी आंत। और छोटी आंत में हम देखते हैं क्या क्या है। तो छोटी आंत में बहुत बढ़िया योगदान है इसका। इसमें क्या आता है, इसमें आता है, सर यहाँ दिखाई नहीं देगा तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर देख रहा हूँ, आप लोग ऊपर भी खड़ा करके लिख सकते हैं यहाँ पर। 1 मिनट। तो इस छोटी आंत में सबसे जो पहला स्थान पे आएगा लीवर आएगा, इसका क्या होता है यकृत आएगा। इसके बाद क्या आता है पैनक्रियाज आता है, अग्नाशय। इसके बाद आता है क्या इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि। तो ये हमारा ई है जो पार्ट है, ई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत में छोटी आंत में इतना चीज पाए जाते हैं जो खाने को पचाने की प्रक्रिया में अपना क्या छोड़ते हैं, परमाणु बम छोड़ते हैं, अपना हथियार छोड़ते हैं, अपना जुगाड़ छोड़ते हैं, ताकि उस खाने को पचाया जा सके। इसको मतलब जो भी हमारा अंदर जो मोटे मोटे पदार्थ है उसको हम लोग क्या करें, उसको पूरा छाट के मोटका के अलग कर दें। जो मेन चीज़ है हमारा, जो मेन माल है हमारे लिए, उसको अलग कर दें। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म होती है। ये ग्लैंड है जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत आते हैं। और एक बात आती है कहाँ पर, चौथा नंबर में, वो कौन है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। इसमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें पचने की प्रक्रिया नहीं होती है।
ये लास्ट जो प्रक्रिया होती है पाचन वाली, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत ही होती है। उसके बाद यहाँ तक कोई ग्लैंड नहीं है, इसमें कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। और एक बार है, लास्ट है एनस, जिस भाग से हम लोग जो खाना खा करके जो पचा लेते हैं, उस पचाने की प्रक्रिया को इस मोटे मोटे भाग में बाहर निकाल देते हैं सुबह को या शाम को। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म हो जाती है हमारी इस डाइजेस्टिव की, यहाँ तक इस स्थितियाँ। अब हम क्या करें कि बारी बारी से पढ़ेंगे इन सब के बारे में, माउथ से जो कितने उसमें पार्ट्स हैं सबके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और पूरा ढंग से पढ़ेंगे, एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए पढ़ेंगे। और इस चीज़ को पढ़ने के बाद आप किसी भी सेट को बनाइए, किसी बुक्स को भी पढ़िए और उसको ध्यान में रखिए, सेट बनाइए। और कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर बताएं। लेकिन मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से मतलब जो पूरा पढ़ने के बाद नहीं छूटने वाला है। एक बात और है, नेक्स्ट डे से मैं एक इतिहास का भी एक शुरू करूँगा, एक क्लास, एक साइंस से आता रहेगा और एक हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करूँगा। तो बस इतना ही। जय हिंद।